गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज की जो मैं एपिसोड आपके समक्ष लेके हाजिर हुआ हूँ, ये है इंडियन ब्यूरोक्रेसी के संदर्भ में। सिंस इंडिपेंडेंस 1947 से जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है, उसका काम काज करने का तरीका, द वे ऑफ वर्किंग, वो लगभग उसी तरह की है जो बिफोर इंडिपेंडेंस थी, यानी बिफोर 1947। जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी के ढांचे को तैयार किया अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसी को लेके लगातार इंडियन ब्यूरोक्रेसी चल रही है। यानी आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है उसका काम काज करने का तरीका, जो अफसरशाही है, जो लाल फीताशाही है, रेड टेप जिसको बोलते हैं, डिले जो एक एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है, वो लगातार चलता रहा, जिसका मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो लॉस और खमियाजा है वो भारत की आम जनता को ही अमूमन झेलना पड़ता है उनको। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में थोड़ी इंडियन ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताने की चेष्टा करूंगा, जिससे ये क्लियर हो पाएगा कि जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है उसको भी समय के साथ अब बदलने की ज़रूरत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग भारत के अंदर, फेडरल सिस्टम के अंदर, उनको भी ये अपील करूंगा कि मेहरबानी करके जो एक ढीला ढाला रवैया इंडियन ब्यूरोक्रेसी का है, उसके थोड़े पेच जो है वो कसने की ज़रूरत है। जो बेसिक चेंज है वो नेसेसिटी है आज की। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में इसका डीप एनालिसिस आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। एक जो ब्यूरोक्रेस है, जो ब्यूरोक्रेसी का सेटअप है, वो यूपीएससी से स्टार्ट होता है और फिर स्टेट की जो पीसीएस सर्विसेज है, स्टेट सर्विसेज, उससे गुजरते हुए फील्ड तक जो है वो पहुंचता है। यानी जिस कैंडिडेट ने यूपीएससी का पेपर क्लियर किया है और टॉप के रैंक्स में वो आता है, तो उसको आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस और फिर अलाइड सर्विसेज में सेवा करने का मौका मिलता है। इसी तरह स्टेट सर्विस के अंदर भी जो हाईएस्ट रैंक है उसको सिविल सर्विस के अंदर पीसीएस, पीसीएस के बाद फिर पीपीएस, देन पीआरएस एंड अलाइड सर्विसेज। यानी आईएएस के अंदर जो हैं वो आप एसटीएम, एडीसी, डीसी से होते हुए फिर सचिव, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर बॉडीज, अल्टीमेटली फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप होम सेक्रेटरी, और सबसे जो ऊंचा पोस्ट है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी की, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इसी तरह स्टेट सर्विसेज है, स्टेट सर्विसेज के अंदर भी अगर हम देखें तो जो पीसीएस है वो असिस्टेंट कमिश्नर जनरल, उसके बाद एसटीएम, एडीसी, डीसी, और जब वो कैंडिडेट 18 से 20 साल की सर्विस पीसीएस ऑफिसर की हो जाती है तो अल्टीमेटली वो फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है उसको आईएएस के अंदर। इसी तरह स्टेट की जो पुलिस सर्विस होती है उसके अंदर भी पहला जो रैंक है वो डिप्टी एसपी का है, डीवाईएसपी का। उसके बाद एसपी का रैंक आ जाता है और 18 साल के बाद फिर वो जो पीपीएस ऑफिसर है, 18 से 20 साल का टाइम पीरियड के बाद वो पीपीएस ऑफिसर जो है वो जाके आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, उसको ऑर्डर मिल जाता है। तो मैं आज आपकी वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो ढांचा है ब्यूरोक्रेसी का वो एक किस्म से तहस नहस हुआ पड़ा है। हमारे जो नवरत्न थे हमारी जो इंडस्ट्री के अंदर, उसमें इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, एचएमटी, न्यू जैटन वूलन मिल्स, लाल इमली जिसको कहते हैं, इसी तरह से बहुत सी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स थी, उन अंडरटेकिंग्स के अंदर जो चेयरमैन और एमडी का पोस्ट था वो आईएएस जो है उनको दिया जाता था। इसी तरह स्टेट के अंदर हम देखते हैं तो स्टेट के अंदर भी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, उनके जो सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सपोज टू बी आईएएस ऑफिसर्स। अब अगर जो आईएएस ऑफिसर है जिसने एक डिस्ट्रिक्ट को कमांड किया है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर बोल सकते हैं, अगर आप उसको एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चीफ लगा देते हो, जो टेक्निकल पोस्ट है, तो क्या आप ये समझ सकते हो कि जो
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक्सपर्टाइज चाहिए होगी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की, वो क्या उस आईएएस ऑफिसर के पास होगी? उस आईएएस ऑफिसर ने जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपनी एक्सपर्टाइज को हासिल किया है। यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद, लवासना की ट्रेनिंग के बाद, उसको डिफरेंट जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उसकी ट्रेनिंग के बाद जो एक्सपर्टाइज है वो एक आईएएस ऑफिसर की जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होती है, ना कि टेक्निकल फील्ड के अंदर होती है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो चीफ है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिसको सभी चीफ इंजीनियर्स या बोर्ड के जो टेक्निकल मेंबर्स हैं वो रिपोर्ट करते हैं, इसी तरह सेक्रेटरी पावर है, लेकिन सेक्रेटरी पावर को वो बारीकियां जो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ट्रांसमिशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, वो पता ही नहीं है। तो किस तरह से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट बन सकता है? इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा ऊपर पहुंचते हैं तो जैसे डिफेंस सेक्रेटरी है, डिफेंस सेक्रेटरी जो है सपोज टू बी आईएएस ऑफिसर, और सभी डिफेंस की जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, वेपन्स इक्विपमेंट्स की परचेज है, उसके अंदर पार्टिसिपेशन डिफेंस सेक्रेटरी की होती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। यानी जो तीनों अंगों के प्रमुख हैं, भारत की डिफेंस फोर्सेस के जो चीफ हैं, अल्टीमेटली कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसकी फाइनलाइजेशन के लिए उनको डिफेंस सेक्रेटरी के पास जाना पड़ता है फॉर गेटिंग फाइनल अप्रूवल। तो एक जो डिफेंस सेक्रेटरी है, जो एक आईएएस ऑफिसर है, एक सिविल का ऑफिसर है, जिसके पास नो डाउट एक्सपर्टाइज है अलग अलग फील्ड्स की, लेकिन मास्टर किसी फील्ड के अंदर वो अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो क्या एक डिफेंस सेक्रेटरी उस कैलिबर का होगा कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो दूसरे अंगों के जो हमारी सेनाओं के प्रमुख हैं, उस तरह की एक्सपर्टाइज उसके पास होगी क्या डिफेंस सेक्रेटरी के पास? क्या डिफेंस सेक्रेटरी ने कभी बॉर्डर पे जाके कोई ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया होगा? द रिप्लाई इज बिग नो। ऑलवेज द रिप्लाई स्टैंड्स एज अ बिग नो। डिफेंस सेक्रेटरी को आधार और बेस नहीं पता डिफेंस फोर्सेस के अंदर, डिफेंस के अंदर जो मैन पावर है उसको किस तरह की इक्विपमेंट चाहिए हैं, ये अवेयरनेस नहीं होगी डिफेंस सेक्रेटरी को। इसी तरह से होम सेक्रेटरी है, टॉप की पोस्ट है। होम सेक्रेटरी अगेन जो है वो एक आईएएस ऑफिसर होगा सीनियर, और होम सेक्रेटरी के अंदर जो जितनी भी स्टेट पुलिस हैं, जितनी पुलिसिंग है, इंक्लूडिंग जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, वो भी होम सेक्रेटरी के अंडर उसकी ज्यूरिडिक्शन के अंदर आती है। जबकि जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग का जो हेड है वो अल्टीमेटली एक आईपीएस ऑफिसर को होना चाहिए, जिसको उसके अंदर हर चीज का फुल नॉलेज है। एक कांस्टेबल से लेके एक डीजीपी रैंक की अलग अलग क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये एक आईपीएस ऑफिसर ही जानता है। लेकिन आप विडम्बना देखिए, वो होम सेक्रेटरी जो है वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है या स्टेट के अंदर है, वो एक आईएएस ऑफिसर है। तो हर जगह एक आईएएस ऑफिसर को घुसाया गया है, जिसकी वजह और बैकग्राउंड ये है कि इंडिपेंडेंस से पहले 1947 के पहले जब हम गुलाम थे, तो जो अंग्रेज थे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे जितने भी बिफोर इंडिपेंडेंस, वो सभी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंग्रेज ऑफिसर्स हुआ करते थे। तो उनको इसीलिए रखा गया था कि जो नीचे की हिरार्की की पोस्टें हैं उसको उनके अंदर एक कमांड और अपनी टर्म्स को डिक्टेट करने की जरूरत थी, इसलिए ये पोस्ट उस वक्त बनाई गई थी। और कंटिन्यूशन में ये लगातार चलता आ रहा है ये सारा डिसीजन का प्रोसेस। और जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसकी लॉस की जो मुख्य वजह है वो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी है। एक तो एक्सपर्टाइज नहीं है इनके पास, दूसरी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। मैं आपको अपना ही एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पंजाब गवर्नमेंट की जो एडीबी है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो बैंक जिसके अंदर आते हैं, रीफाइनेंस नाबार्ड मुंबई से होता है, उसके अंदर मैं एक सीनियर ऑफिसर के तौर पे बतौर मैंने काम किया है। जो हमारी बैंकिंग सेक्टर की टॉप की एजेंसीज थी इंक्लूडिंग आवर सेक्टर, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे वो एक ब्यूरोक्रेट, और ब्यूरोक्रेट को लगा दिया जाता था हमारा एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिनको की नो डाउट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनकी एक्सपर्टाइज थी। लेकिन जिस तरह से हमको फार्मर्स के साथ डील करना पड़ता था, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कह रहा हूँ, और जो फुटप्रिंट होते थे, जो नीचे की पॉलिसीज को, जो डिसीजन मेकिंग को, आधार को हम कार्यरत प्रणाली के अंदर जब लाने का फैसला होता था, फाइनल डिसीजन होते थे,
तो उसके अंदर हमेशा ही एक गैप रह जाता था नीचे के ऑफिसर्स के और जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उसकी सोच जो है उसके अनुरूप कभी भी डिसीजन मैं समझता हूँ ज़्यादातर फाइनल नहीं हुआ करते थे। एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर, कई बार इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स आ जाते थे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे जो फील्ड से ही फीडबैक लेके फिर जो फाइनल डिसीजन है वो फील्ड ऑफिसर से डिस्कस करने के बाद लिया करते थे। लेकिन कुछ इस तरह से हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे जो डेपुटेशन में आते थे फॉर अ वेरी रिलेटिवली वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि पॉलिटिकल पोस्ट होती थी जहाँ जब उनका टाई अप ऊपर अच्छा है तो वो कंटिन्यू 2 साल 3 साल का पीरियड करते थे। लेकिन कई बार जो हमारे सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे वो 6 महीने 1 साल के बाद ही उनकी ट्रांसफर हो जाया करती थी, क्योंकि पॉलिटिकल बॉसेस के साथ आपको टाई अप वहाँ पे करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है। तो अगर एक ब्यूरोक्रेट किसी पीएसयू के अंदर 2 साल या 3 साल के लिए आता है या उससे पहले भी उनकी ट्रांसफर हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि उसका काम करने का नजरिया और उसकी अकाउंटेबिलिटी कितनी होगी। तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अच्छी तरह से काम कर रही हैं उनका जो मुखिया है, उनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन से नीचे से ऊपर तक राइज करके उस पोस्ट को फिल कर किया जाना चाहिए, ना कि एक आईएएस ऑफिसर को किसी दूसरे डिपार्टमेंट से उठा के वहां पोस्ट कर दिया जाए। तो यही वजह है, जैसे पंजाब के अंदर भी मैं समझता हूँ कि जैसे पावर कॉरपोरेशन है, इसके अलावा मार्कफेड है, मिल्कफेड है, पनकोफेड है, स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक जितने हैं, मिल्कफेड और मार्कफेड एक इस तरह की पीएसयू हैं पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जो प्रॉफिट मेकिंग हुआ करती थी। लेकिन जब से ब्यूरोक्रेट्स ने इसकी कमांड संभाली है और विद इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर उस टॉप रैंक पे नहीं पहुंच रहे हैं तो वो सारी की सारी जो हैं वो एक किस्म से सिक यूनिट्स या तो हो चुकी हैं या वो होने के कगार पे हैं। तो गवर्नमेंट को ये जरूर देखना चाहिए कि जिस तरह से देखिए गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर देखें आपने कितना जबरदस्त काम किया। फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो एक ऐसा है जिसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, अगर आप देखें तो अगर 15 या 20 साल पहले जाएंगे जब मैनुअल काम होता था तो करप्शन और मैं समझता हूँ कि बहुत ही बदतर पोजीशन हुआ करती थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। गवर्नमेंट ने विल पावर दिखाई, सारा सिस्टम सारा प्रोसेस ऑनलाइन किया, लोगों को जो चक्कर लगाने पड़ते थे इनकम टैक्स ऑफिस के बार बार वहाँ से उनको निजात मिली। यानी जो करप्शन है, करप्शन मैं समझता हूँ 99% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से दूर भाग गई है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है पॉलिटिकल जो है एक विल पावर। तो गवर्नमेंट को पॉलिटिकल विल पावर दिखानी चाहिए कि जो बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जैसे स्टेट के अंदर या सेंटर के अंदर, जैसे सेंटर के अंदर पोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है लाइक, तो उसका जो सीईओ है वो विद इन रैंक प्रमोट होना चाहिए नीचे से ऊपर तक उसी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि उसको फील्ड की और फील्ड के बाहर की सारी जो पोजीशन है, जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उसके ऊपर एक्सपर्टाइज होगी उस अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से वो आ रहा है। अगर डेपुटेशन में कोई आता है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम देयर इज नथिंग लाइक एनी अकाउंटेबिलिटी, और जिसका जो इफेक्ट है वो उस पीएसयू के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। तो मैं आज के वीडियो के माध्यम से आम जन को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो ब्यूरोक्रेसी का ढांचा है हमारे देश के अंदर, वो चाहे डिफेंस सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, वो जिसको एक्सपर्टाइज है उस चीज़ की, पुलिस की जो होम सेक्रेटरी है मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो आईपीएस ऑफिसर को होना चाहिए। डिफेंस सेक्रेटरी है वो डिफेंस बैकग्राउंड से ही उसको आना चाहिए, या उसको जो नंबर 2 उसकी पोजीशन है अगर, तो वो आर्मी बैकग्राउंड का होना चाहिए जो डिफेंस सेक्रेटरी को असिस्ट कर सके। जो गैप फील्ड के अंदर होता है, टॉप हायरार्की के अंदर होता है, उसको फिल किया जा सके। तो भारत को अगर हम जो अभी अंडर डेवलप थे, हम अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, अगर इसको फुल फ्लेज डेवलप नेशन बनाना है यूनाइटेड स्टेट की तरह, यूके की तरह, जर्मनी, फ्रांस की तरह, तो जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक लगाम लगाने की ज़रूरत है। जो रेड टेप कल्चर है, जो लाल फीताशाही है, उसके ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं दूसरा आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जो फैसिलिटीज एक ब्यूरोक्रेट को, एक आईएएस ऑफिसर को स्पेशली मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, मिल रही हैं वो 1947 के पहले की फैसिलिटीज है। यानी आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े जिले हैं उसके अंदर जो रेजिडेंस दिया जा रहा है एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डिप्टी कमिश्नर को, और जिस तरह से वो उसकी जो लाइफ प्रोफाइल है, एक एक डिप्टी कमिश्नर को उनके घर के अंदर 8-8, 10-10 सिक्योरिटी गार्ड दिए हुए हैं। सैलरी हम हमेशा बात करते हैं ब्यूरोक्रेट की सैलरी की, सैलरी 1 लाख 1.5 लाख के आसपास है, लेकिन जो उसको फैसिलिटीज मिल रही हैं एक डिप्टी कमिश्नर को, मैंने जैसे आपको बताया कि 10-10 सिक्योरिटी गार्ड उसको मिले हैं, तो एक सिक्योरिटी गार्ड की आप
70 से 60 से 70 हज़ार की सैलरी भी इधर लगाए, तो 6-7 लाख के उसको सिक्योरिटी गार्ड दिए, 2-3 उनको गाड़ियाँ दी हैं। जो बेंगलोर बड़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर को दिए गए हैं, उनकी अगर हम रेंट देखें मंथली, वो 7 से 8 लाख रुपए तक है। तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाने की ज़रूरत है, लेकिन लगाम क्यों नहीं लग रही है? उसका रीज़न ये है कि जिन्होंने लगाम लगानी है, पॉलिटिशियंस की हर फाइल को जो मूव करता है, सपोज टू बी IAS ऑफिसर, जो नोटिंग करेगा IAS ऑफिसर है, जो फाइल पुट अप करेगा वो IAS ऑफिसर है, जो उसके ऊपर डिसीजन फाइनल करके सिग्नेचर करेगा वो एक IAS ऑफिसर है। तो क्या एक IAS ऑफिसर ये कभी चाहेगा कि उसकी जो पावर्स हैं वो उससे छीनी जाएं या कम की जाएं? आंसर अगेन स्टैंड्स एज बिग नो। तो ये करना किसको पड़ेगा? ये करना पड़ेगा जो पॉलिटिशियन, जो टॉप की चेयर्स के ऊपर, सीट्स के ऊपर बैठे हैं, उनको विल पावर दिखाते हुए, इनिशिएटिव लेते हुए, देश हित में जो अननेसेसरी हमने पावर्स दी हुई हैं एक IAS ऑफिसर को, उसके ऊपर लगाम लगाने की सख्त ज़रूरत है। अन्यथा ये जो सपना हम ले रहे हैं कि आने वाले 15-20 साल में हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी होंगे, वो अधूरा रह जाएगा। क्योंकि अधूरा इसलिए रह जाएगा कि जिस फील्ड के अंदर भी IAS ऑफिसर घुसता है विदाउट एक्सपर्टाइज ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, वो लॉस मेकिंग यूनिट ही रहेगा। तो जिस तरह का फील्ड है, अगर टेक्निकल फील्ड है उसमें टेक्नोक्रेट होने चाहिए, अगर कोई डिसीजन मेकिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का है, नो डाउट वहाँ पे ब्यूरोक्रेट होने चाहिए, जहाँ पे कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड डीप कोई डिसीजन लेने हैं तो वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, MBAs, इस तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको रखना चाहिए। अगर कोई लीगल फील्ड के अंदर है तो लीगल फील्ड के अंदर फुल एक्सपर्टाइज के लिए जो लॉ की फैकल्टी हैं, जो लॉयर्स, एडवोकेट्स हैं, उनकी सर्विस लेनी चाहिए। तो हर फील्ड के लिए जो एक्सपर्टाइज है उसी फील्ड की अगर हम लेंगे तो ही आने वाले समय में हम एक अच्छी इकोनॉमी बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर किसी नई चर्चा को लेकर, कोई नए इंपॉर्टेंट इशू को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।